नमस्कार। प्रयास ऑनलाइन क्लासेज की इस निःशुल्क परिचर्चा में आज हम दोबारा उपस्थित हुए हैं। मैं सुनील जांगिड़। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा स्थानीय स्वशासन, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हुई, भारत के आज़ादी से पहले इसका प्रावधान कहाँ था, आज़ादी के बाद में इसके क्या संवैधानिक प्रावधान है और किस तरह हमने इसको संविधान का हिस्सा बनाया, इन सब बिंदुओं पर हम आज इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, हम इसका अर्थ देखते हैं। अब अर्थ में जाने से पहले इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप जब भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं तो इसमें एक ये शब्द है संघात्मक ढांचा, कि भारत में संघात्मक ढांचा किसका, शासन व्यवस्था का। संघात्मक का मतलब होता है संघ में हो आत्मा, और संघ का मतलब होता है एक से अधिक, यानी शक्ति का जो स्रोत है वो एक संस्था ना होकर एक से अधिक संस्थाओं में शक्ति को विभाजित किया गया है, और इसी का जो अंतिम स्तर है उसको बोलते हैं स्थानीय स्तर। महात्मा गांधी, इनका सपना था ग्राम स्वराज्य, और ग्राम स्वराज्य का सपना स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया में साकार होता है। स्थानीय स्तर पर देखिए, इसका अर्थ देखिए, स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उनका निपटारा स्थानीय स्तर पे हो जाए, लेकिन वो संभव तब होगा जब स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में उपलब्ध होगी क्या, भागीदारी। जब लोगों को स्थानीय स्तर पर सत्ता में भागीदारी मिलेगी तो स्थानीय समस्याओं का निपटारा वहीं हो जाएगा, और ये एक ढांचा बन जाएगा कि केंद्रीय स्तर पर संघ सरकार है, राज्यों में राज्यों की सरकार है, तो धरातलीय स्तर पर यानी जो आपका स्थानीय स्तर है, क्षेत्रीय स्तर है, वहाँ पर क्या है, आपकी स्थानीय इकाई है, जिसको स्थानीय स्वशासन, और ग्रामीण स्तर पे पंचायती राज बोलते हैं। स्थानीय स्वशासन दो प्रकार से विभाजित है। एक आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसको हम पंचायती राज के रूप में उल्लिखित करते हैं, और दूसरा है नगरीय स्थानीय स्वशासन, जिसको नगरीय निकाय के रूप में। आगे इसमें देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, क्योंकि स्थानीय स्वशासन का जो प्रयास है वो ब्रिटिश काल से प्रारंभ हो चुका था, तो लॉर्ड रिपन को इसका जनक कहा जाता है। आज़ादी के बाद में पंचायती राज का जनक कौन है, आधुनिक पंचायती राज का जनक कौन है, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे, लेकिन इसके जनक की बात करें तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया। संवैधानिक स्थिति इसकी ये है कि राज्य सूची में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की भाग 4 में आपको पता है कि इसका उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व है, और नीति के निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40, भाग 4 के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। आमतौर पे ये प्रश्न इस तरह भी आता है, क्योंकि ग्राम पंचायत, ग्राम स्वराज्य, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, ये सब गांधी के ग्राम स्वराज्य का सपना है। इसलिए प्रश्न ये पूछा जाता है कि गांधी के स्थानीय स्वशासन का सपना संविधान के कौन से अनुच्छेद में साकार होता है, तो इसका सीधा उत्तर आपको मिलेगा कि आर्टिकल 40, जिसका उल्लेख भाग 4 यानी निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, वहाँ पर पंचायती राज के गठन का उल्लेख किया गया है। और ये गांधी के ग्राम स्वराज्य का जो सपना है, इसका उल्लेख गांधी जी ने अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में किया था। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में गांधी की ग्राम स्वराज्य की कॉन्सेप्ट का उल्लेख किया गया है, और वहीं से आगे चल के फिर संवैधानिक स्थिति इसकी ये होती है, और बाद में आप 73वां 74वां संशोधन वो बाद की संवैधानिक स्थिति है। लेकिन यहाँ तक ये है कि जनक लॉर्ड रिपन है, संवैधानिक स्थिति राज्य सूची का विषय है, संविधान के भाग 4 में है, और अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख है, और ये गांधी की ग्राम स्वराज्य का सपना है, वो उनकी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में उल्लेखित किया गया। अब हम चर्चा शुरू करते हैं कि ये एक दिन का प्रयास नहीं है 73वां 74वां संविधान संशोधन जो है। इससे पहले समय समय पे भारत में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति या संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। इन प्रयासों को हम श्रृंखलाबद्ध देखते हैं कि संघीय स्तर पे कौन कौन से प्रयास हुए हैं, बाद में हम देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से प्रयास हुए हैं। तो संघीय स्तर पे जो सबसे पहला प्रयास था वो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई, और शुरुआत करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित
जवाहरलाल नेहरू थे। ये पहला प्रोग्राम था और ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। इसकी वजह क्या है? तो आमतौर पे ये पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का प्रमुख कारण था। तो इसकी असफलता का प्रमुख जो हम दो कारण लेते हैं, एक तो जैसे आज के संदर्भ में देखें तो आज का शिक्षा का जो स्तर है और 1952 का शिक्षा का स्तर, इन दोनों में बड़ा अंतर था। उस समय लोगों में शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर था, जागरूकता थी नहीं, और कोई भी केंद्रीय योजना होती है वो सफल धरातल पे होती है, और धरातल पे वो तब सफल होती है जब लोग इसके बारे में अच्छी तरह जानते हो। तो इसकी असफलता का प्रमुख पहला जो कारण था वो था शिक्षा का अभाव। दूसरा है केंद्रीय योजना तब सफल होगी जब राज्य उसकी कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी राज्यों का और केंद्र का समन्वय होना बहुत जरूरी है। लेकिन 1952 तक तो केंद्र और राज्यों का पूरी तरह ढांचा विकसित ही नहीं हो पाया था। तो दूसरा जो इसका असफलता का कारण है वो है केंद्र व राज्य के मध्य समन्वय का अभाव। यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ। पंडित नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। और इसकी असफलता में दो प्रमुख बातें सामने आती हैं कि उस समय शिक्षा का स्तर वही बहुत अच्छा नहीं था, और केंद्र व राज्य के मध्य कोऑर्डिनेशन भी नहीं था, यानी समन्वय का अभाव था, इसलिए ये योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। अब दूसरा जो हमारा संवैधानिक प्रयास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बलवंत मेहता समिति 1957। पंचायती राज के बारे में इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, पुराने एग्जाम में आप देखोगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। इस समिति के गठन का उद्देश्य क्या था और इस समिति ने फिर कौन कौन सी सिफारिशें दी? तो गठन का इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो पहला उद्देश्य तो इसका यही बन जाता है, क्योंकि इससे पहले आपने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। तो इसको करनी है क्या करनी है? समीक्षा। किसकी समीक्षा करनी है? इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल क्यों नहीं हो पाया, इस बात की समीक्षा कौन करेगी? बलवंत मेहता समिति। दूसरा, फिर इसको सलाह देनी है कि पंचायती राज को स्थापित करने के लिए किस तरह से प्रयास किए जाएं ताकि ये मॉडल सफल हो पाए। तो बलवंत मेहता समिति गठन के दो उद्देश्य हो गए, एक तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच करना, और दूसरा पंचायती राज की दिशा में सुधार के लिए जो सलाह सिफारिश हैं उनके बारे में उल्लेख करना। इस समिति का जो गठन है बलवंत मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट चौबीस नवंबर 1957 को पेश कर दी। बलवंत मेहता समिति का जो अध्यक्ष था वो उनके नाम में ही है, बलवंत राय मेहता। समिति का गठन हो गया, अध्यक्षता बलवंत मेहता ने की और समिति ने रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को सबमिट करवा दी। कोई भी आयोग जब सरकार को सलाह या सिफारिशें करता है तो उनको मानना न मानना ये सरकार की इच्छा पर होता है। आयोग ने जो सलाह दी, इसकी जो सिफारिशें थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो सिफारिश थी उसका हम यहाँ चर्चा करते हैं। जो इसकी पहली महत्वपूर्ण सिफारिश थी वो ये थी पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना जाए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की जाए, ये इसका पहला
प्रमुख सिफारिश थी। अब त्रिस्तरीय ढांचा कौन सा होगा, तो यहाँ 3 स्तर देख लीजिए आप। सबसे पहला आपका प्रथम स्तर, जिसको हम ग्राम स्तर बोलते हैं, और वो आपका हो जाएगा कौन सा, ग्राम पंचायत। सेकंड इसका द्वितीय स्तर। द्वितीय स्तर पे आप खंड या ब्लॉक की बात करेंगे, तो खंड या ब्लॉक में आपके पास इकाई है, उसका नाम है पंचायत समिति। और तृतीय स्तर या उच्च स्तर जिसको बोलते हैं, जो जिला स्तर पे होता है, वो आपकी आ जाएगी जिला परिषद। तो बलवंत मेहता समिति की जो प्रमुख सिफारिश है वो ये है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की जाए और 3 स्तर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन किया जाए। अब मेहता समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी। 1958 में, जनवरी 1958 में एनडीसी का पूरा नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत मेहता समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके बारे में आप जानते हो कि इसका जो गठन है वो 6 अगस्त 1952 को किया गया था और ये एक संविधानेतर निकाय है जिसका पदेन निर्देशक भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब जब राष्ट्रीय विकास परिषद ने मेहता समिति की सिफारिश, और विशेषतः कौन सी सिफारिश, 3T मॉडल वाली, 3 स्तरीय ढांचे वाली सिफारिश को स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब ये तय था कि अब ये सिफारिशें भारत में लागू की जाएंगी। राष्ट्रीय विकास परिषद ने सिफारिशें स्वीकार करने के बाद प्रायोगिक रूप से पंचायती राज की इस व्यवस्था को लागू करके जहां पर देखा गया उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी पहला राज्य बन गया जहां पर प्रायोगिक रूप से पंचायती राज को लागू किया गया था। आमतौर पे हम जो प्रथम स्तर वाले प्रश्न हैं उनमें 4 तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं। प्रायोगिक रूप से सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो उसका उत्तर आपको मिल गया है कि किस राज्य में लागू हुआ, आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। आपने यहाँ पे प्रयोग करके देख लिया। उसके बाद में पंचायती राज की जो शुरुआत है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो शुरुआत में कब शुरुआत हुई, कहाँ शुरुआत हुई, उद्घाटन करता है यानी इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे। तो कब का आप सबको इस बात का पता है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई या शुरुआत हुई। कहाँ हुई, तो गांव का नाम है बगदरी गांव। कौन से जिले में, नागौर जिला, राजस्थान। यानी राजस्थान को इस बात का श्रेय जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज की जो शुरुआत है, स्थापना है, वो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में की गई। इसकी शुरुआत करने वाले या इसका उद्घाटन करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था और 2009 में जब पंचायती राज ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए थे तो उस समय यूपीए चेयरपर्सन उस समय श्रीमती सोनिया गांधी, उन्होंने फिर इसकी स्वर्ण जयंती समारोह में नागौर में वापस भाग लिया था। जब पंचायती राज राजस्थान में लागू हुआ उस समय राजस्थान के राज्यपाल के रूप में किसको जिम्मेदारी मिली थी, तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के सीएम की बात करें तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता
सुखाड़िया उस समय राजस्थान के सीएम थे। और पंचायती राज मंत्री नाथूराम मिर्धा। ये पंचायती राज की स्थापना के सारे प्रश्न हो गए। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ हुई? बगदरी गांव, जिला नागौर, राजस्थान। शुरुआत करने वाले उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जब राजस्थान में ये योजना लागू हुई या ये कार्यक्रम शुरू हुआ, उस समय राजस्थान के राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे और राजस्थान के पंचायती राज मंत्री नाथूराम मिर्धा थे। यहां पर आपके 2 प्रश्न क्लियर हो गए। प्रायोगिक रूप से पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य, तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पंचायती राज की शुरुआत करने वाला पहला राज्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। तीसरा प्रश्न यहां देखिए, ग्यारह अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश इसे लागू करने वाला कौन सा राज्य बनता है? दूसरा। प्रायोगिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, शुरुआत करने वाला पहला राज्य राजस्थान, और फिर लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। लेकिन संपूर्ण राज्य में एक साथ लागू करने वाला राज्य भी कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो यहां 3 प्रश्न आपके क्लियर हो गए हैं। पंचायती राज को प्रायोगिक रूप से सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में की गई? उसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। और संपूर्ण राज्य में एक साथ लागू करने वाला वो राज्य कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर 3 प्रश्न हो गए। बलवंत मेहता समिति की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया और भारत में पंचायती राज की शुरुआत हो गई। आगे देखिए, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो गया, बलवंत मेहता समिति, ये दोनों संघीय स्तर पे किए गए संवैधानिक प्रयास थे। इसी बीच में हम क्योंकि हमें संदर्भ लेना है किसका? राजस्थान का। तो 1964 में एक समिति है, उसको हम देखते हैं। सादिक अली समिति 1964, और ये राजस्थान सरकार द्वारा गठित समिति है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और बलवंत मेहता केंद्रीय स्तर के प्रयास थे। तो ये राजस्थान सरकार, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न इस तरह पूछा हुआ है कि पंचायती राज को सही दिशा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार का पहला प्रयास था। तो उत्तर बन जाएगा आपका सादिक अली समिति 1964। इस समिति की जो सिफारिश प्रमुख थी, इसकी सिफारिश ये थी कि पंचायत समिति प्रधान और जिला प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान और दूसरा आपका जिला प्रमुख, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ना होकर सीधे यानी प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा? एक वृहत्तर निर्वाचक मंडल द्वारा संपन्न करवाया जाए। यानी ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि आमतौर पे पंचायत समिति प्रधान और जिला परिषद के जो प्रमुख, जिला प्रमुख होते हैं, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है
वर्तमान में ये प्रणाली है, लेकिन इस समिति ने सिफारिश दी कि इनका अप्रत्यक्ष रूप से ना करवाकर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा एक बड़ा निर्वाचक मंडल, जिसमें बहुत सारे मतदाता होंगे, वह निर्वाचक मंडल द्वारा संपन्न करवाया जाए। आपने अभी 2009 में भी देखा था, अभी 2014 में भी आपने देखा कि सरकार जब जब राज्य में बदलती हैं तो अपने फैसले पलटती हैं कि नगरीय निकायों में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। आपका नगर पालिका का प्रमुख पालिका अध्यक्ष है, नगर परिषद का सभापति है या नगर निगम का मेयर है, इनका प्रत्यक्ष रूप से करवाया, लेकिन ये सिफारिशें पंचायती राज के लिए थी। अगला जो प्रयास इसमें है, गिरधारी लाल गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। ये समिति भी किसके द्वारा गठित थी? राजस्थान सरकार ने इसका गठन किया था। और इस समिति की जो प्रमुख हम सिफारिश देखते हैं, इस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक पद का गठन किया जाए, कौन सा? ग्राम सेवक, और उसी ग्राम सेवक को उस ग्राम पंचायत का बना दिया जाए पदेन सचिव। यानी गिरधारी लाल व्यास समिति की सिफारिश है कि ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव का पद सृजित किया जाए। वर्तमान में ये आपके सामने है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो ग्राम सेवक होता है और वही उस ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो ये आपकी चौथी समिति, पहली सामुदायिक विकास कार्यक्रम और बलवंत मेहता, जो दोनों केंद्रीय स्तर के प्रयास थे। इसके बाद में राजस्थान की तरफ से पहला प्रयास सादिक अली समिति और दूसरा प्रयास आपका गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। आगे देखो, अशोक मेहता समिति 1977। ये इन दोनों में आमतौर पर तुलनात्मक प्रश्न किए जाते हैं। अशोक मेहता समिति का जो गठन है वो मैंने आपको बताया कब हुआ? 1977 में। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट की 1978 यानी 1978 में। इस समिति का जब गठन हुआ उस समय भारत में केंद्रीय स्तर पे मोरारजी सरकार थी। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि अशोक मेहता समिति का गठन किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में या किस सरकार द्वारा इसका गठन किया गया? तो मोरारजी सरकार। तीन चीज़ें हैं आपके सामने, गठन 1977, रिपोर्ट 1978 और मोरारजी सरकार द्वारा इस समिति का गठन किया गया। आमतौर पे जो प्रश्न आप पूछते हैं वो ये भी पूछा जाता है कि बलवंत मेहता और अशोक मेहता समिति का प्रमुख अंतर क्या था? तो अंतर जानने के लिए सबसे पहले आपको अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को जानना पड़ेगा और उसके बाद में अंतर अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको, अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें हैं, तो प्रमुख रूप से हम 3 सिफारिशों की चर्चा यहाँ करेंगे। सबसे पहले जो इनकी सिफारिश थी वो थी पंचायती राज के द्विस्तरीय ढांचे की। अब आप इसको अंतर को समझ लीजिए अपने आप। बलवंत मेहता त्रिस्तरीय ढांचे की बात करते हैं, तो अशोक मेहता किसकी बात कर रहे हैं? द्विस्तरीय ढांचे की। अब द्विस्तरीय ढांचे में आप इनकी तुलना करोगे किससे? बलवंत मेहता के साथ। तो इन्होंने ग्राम स्तर पे बात की किसकी? ग्राम पंचायत की। खंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद।
जिला परिषद, लेकिन अशोक मेहता का कहना है कि इन दो को मिलाकर एक स्तर का निर्माण हो जाएगा और वो है आपका मंडल पंचायत, और जिला स्तर पे होगा जिला परिषद। ये प्रमुख अंतर हो गया बलवंत मेहता और अशोक मेहता समिति का, कि बलवंत मेहता 3T मॉडल की बात करते हैं और अशोक मेहता 2T मॉडल की बात करते हैं। आमतौर पे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्तर अशोक मेहता का था या नहीं है, तो यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा। दूसरी सिफारिश देखो, दूसरी सिफारिश इन्होंने पंचायती राज चुनाव के बारे में दी कि पंचायती राज चुनाव 4 वर्ष में करवाए जाने चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होगा, 4 वर्ष, जबकि वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष है। तो दूसरी सिफारिश है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 4 वर्ष, यानी इनका कार्यकाल 4 वर्ष, और प्रत्येक 4 वर्ष पश्चात नई पंचायतों के चुनाव करवाए जाने चाहिए। तीसरा है कि भारत में पॉलिटिकल पार्टी संसद के चुनाव में भाग लेती हैं, विधानमंडल के चुनाव में भाग लेती हैं, लेकिन इनका ये मानना था कि राजनीतिक दलों को पंचायती राज के सभी स्तरों में भाग लेने की छूट प्राप्त होनी चाहिए। राजनीतिक दल, इनका तो सीधा सा अर्थ आप समझते हो कि राजनीतिक दल लोगों का वह समूह होता है जो संवैधानिक साधनों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्या कहलाते हैं? राजनीतिक दल। इनका कहना है कि पंचायती राज इलेक्शन में भी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाए, लेकिन वर्तमान में जैसे आपको पता है कि वर्तमान में जो हमारा धरातल स्तर है, ग्रास रूट्स वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के इलेक्शन में जब वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव होता है तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि पंचायत समिति में और जो जिला परिषद में जो आपके सदस्य चुने जाते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी सिंबल पर लड़े जाते हैं। इसका मतलब अगर हम देखें तो ना तो ये सिफारिश लागू की गई और ना ये सिफारिश, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल भी 5 वर्ष है और पॉलिटिकल पार्टी को सभी स्तरों में चुनाव में भाग लेने की छूट भी प्रदान नहीं की गई है। तो आज के इस क्लास में आपके 4-5 महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम संवैधानिक प्रयास, पहला प्रयास था किसके, पंचायती राज की दिशा को स्थापित करने के लिए। दूसरा प्रयास आपका बलवंत मेहता समिति। तीसरा राजस्थान के स्तर पे सादिक अली समिति, और उसके बाद में गिरधरलाल व्यास समिति, और चौथा जो बड़ा प्रयास है वो है अशोक मेहता समिति, जिसका गठन मोरारजी सरकार के कार्यकाल में किया गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगली क्लास में हम इसके आगे की जो समितियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आज से बेहतर हो। धन्यवाद।